This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा बहुमवासरः माघ कृष्ण एकादशी दिनांक 9 मार्च 2021 चरक सूत्र सन अध्याय 30 आयुर्वेद शास्त्र शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्म स्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिता अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महायुगम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको वृषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेच्छत् सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। गुरु लघु शीत उष्ण स्निग्ध रूक्षादीनां द्रव्याणां सामान्य विशेषाभ्यां वृद्धिरासौ यथोक्तं गुरुभिः अभ्यस्यमानैः गुरूणाम् उपचयो भवति अपचयो लघूनाम् एवं एव इतरे भवति एष भाव स्वभावो नित्यः स्वलक्षणं च द्रव्याणां पृथिव्यादनां सन्ति तु द्रव्याणि गुणाश्च नित्यानित्याः न हि आयुर्वेदस्य अभूत्वा उत्पत्तिः उपलभ्यते अन्यत्र अवबोध उपदेशार्थम् एतद्वे द्वयमधिकृत्य उत्पत्तिम् उपदिशन्ति एके स्वाभाविकं च अस्य लक्षणम् अकृतकं यदुक्तम् इह अद्य अध्याये यथा अग्नेः औष्ण्यम् अपां द्रवत्वं भावस्वभावनित्यत्वम् अपि चास्य यथोक्तं गुरुभिः अभ्यस्यमानैः गुरूणाम् उपचयो भवति अपचयो लघूनाम् इति तर्हि अनादित्वात् अयं प्रथमः हेतुः प्रधानः हेतुः किन्तु भावस्वभावनित्यत्वात् स्वभावसंसिद्धलक्षणत्वाच्च तो भाव स्वभाव नित्यत्व और स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्व ये दो और हेतु है आयुर्वेद की शाश्वतत्व को सिद्ध करने वाले इस प्रकार से। तो पहले ये भाव स्वभाव क्या बताते हैं जनरली जिस क्रम से बताया जाता है उपदेश उसी क्रम से उसका विवरण होता है, लेकिन इसमें स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्व ये थोड़ा सा बाद में इस प्रकार का आया है और भाव स्वभाव नित्यत्व पहले इस प्रकार का दिया है। स्वलक्षण द्रव्याण पृथ्व्यादीनां सन्ति द्रव्याणि गुणाश्च नित्यानित्याः। तो पृथ्वी आदि द्रव्यों के जो स्वलक्षण है
और संतित द्रव्याणि गुणाश्च नित्यानित्याः। द्रव्य और गुण दोनों नित्य और अनित्य हो सकते हैं। स्वाभाविकं चास्य लक्षणम् अकृतकं यदुक्तं यह अद्य अध्याये च यथा अग्नेय औष्ण्यम अपान द्रवत्वम् वगैरह। खरद्रवचलोष्णत्वं भूजनान तेजसा आकाशस्य प्रतिघातो दृष्टम लिंगम यथाक्रमम। ये जो बात बताई गई है, तो जिसका लक्षण स्वभाव संसिद्ध है, ये दूसरा हेतु इस प्रकार का बताया गया। तो स्वभाव संसिद्ध होने का मतलब यह है कि उसको सिद्ध करने के लिए दूसरे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। स्वभावतः ही वह सिद्ध इस प्रकार का है। यथा अन्य वन्य औष्ण्यम अपान द्रवत्वम वगैरह, ये जो बातें हैं, अगर जिनके लक्षण स्वभाव सिद्ध है उनके आधार पर कोई शास्त्र की रचना हो, किसी शास्त्र की रचना हो, तो वो भी उसी प्रकार से शाश्वत या नित्य इस प्रकार की हो जाती है। अभी मॉडर्न फिजिक्स में जो भी विचार एटम के बारे में इस प्रकार का हुआ है, और आगे आगे चलकर उसमें कुछ नए नए एलिमेंट्स इस प्रकार के निकल आ रहे हैं। इस प्रकार से बॉर्न पार्टिकल ये सबसे रिसेंट है, उसको भी अभी 3-4 बरस हो गए, लेकिन ये गॉड पार्टिकल करके उसका अस्तित्व कुछ सेकंड के लिए इस प्रकार का है, लेकिन है, ऐसा उनका कहना है इस प्रकार से। तो हाइड्रोजन या नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हर वायु के अलग अलग इस प्रकार के गुणधर्म है। या फिर तो चांदी है, सोना है, लोह है, ताम्र है वगैरह वगैरह, इसके अलग अलग गुणधर्म, ये अलग अलग द्रव्य है, अलग अलग गुणधर्म है। इनका जो स्वभाव रहेगा, स्वभाव संसिद्ध लक्षण, वो उनका स्वभाव संसिद्ध लक्षण इस प्रकार का बताया जाएगा। और उसके आधार पर आप अगर कुछ उसके बारे में बात करते हैं, साइंस के बारे में बात करते हैं, तो स्वभाव संसिद्ध लक्षण होने के कारण वो भी चिरंतन इस प्रकार का हो जाए। तो ये एक अहम मुद्दा है कि हमारे जो लक्षण है ग्रंथों में दिए गए, ये स्वभाव संसिद्ध है या हमने बनाए हुए इस प्रकार के लक्षण है। तो अगर स्वभाव संसिद्ध लक्षण इस प्रकार की परिस्थिति है, तो वो शाश्वतत्व आ जाएगा। वन्य औष्णम अपान ध्रुवत्वम, इस प्रकार ऑक्सीजन ज्वलन को मदद करने वाला, नाइट्रोजन मदद नहीं करने वाला, ये जो सभी बातें हैं, ये स्वभाव संसिद्ध लक्षण की बातें इस प्रकार की है। और एक तो पंचमहाभूत के स्तर पर हम जा सकते हैं, या उसके भी पीछे अगर जाना है तो त्रिगुणों के पास जा सकते हैं। सत्वम लघु प्रकाशकम, रजः आवरकम वगैरह वगैरह, ऐसा रजः प्रेरकम, तमः आवरकम, ये जो बातें सत्व रजस तमस के बारे में लिखी गई है, वहां तक हम ज्यादा से ज्यादा पीछे इस प्रकार के जाएंगे। मैंने पहली बार भी 2-3 बार इसका जिक्र किया है। हाँ, कि हमारे पास ऐसे ही चरक पढ़ रहे थे, एक छात्र था, और उसका कहना था प्रभाव का कुछ विशेष चल रहा था, तो प्रभाव ये पलायनवाद है, ऐसा उसका कहना था। कि अगर किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं तो बता देते ये प्रभाव है, बस उसके आगे अचिंत्य है वो, उसके आगे कुछ पूछना भी नहीं है। तो कह रहा था कि ये तो पलायनवाद है, वास्तव में आप उत्तर नहीं दे सकते इसलिए प्रभाव कह देते हैं इस प्रकार से। और फिर उसने उदाहरण दिया कि हरितकी में एक कोई अल्कलॉइड है जो विरेचन कार्य करती है, और अगर हरितकी को हम बॉईल करते हैं स्विन्ना संग्राहिणी के उत्पाद, तो वो अल्कलॉइड नष्ट हो जाता है, तो फिर वो विरेचन कार्य नहीं करती। तो ये तो अभी प्रूव हुआ है, तो विरेचन ये हरितकी का प्रभाव नहीं है, उस अल्कलॉइड का है इस प्रकार से।
लेकिन हरितकी का विरेचनीय प्रभाव करके बता दिया, ऐसा नहीं बताया कि उसमें कुछ अल्कलॉइड है उसके जरिए हरितकी विरेचन करती है वगैरह। तो मैंने कहा ठीक है, इसको तो डिनाई नहीं कर सकते, इसको बात को तो मान्य करना चाहिए। लेकिन उस अल्कलॉइड से विरेचन क्यों होता है? तो वो अचानक स्तंभित हो गया। मैंने कहा लॉजिकली उसके दो उत्तर होते हैं, एक तो अल्कलॉइड ही विरेचन करता है, नहीं तो अल्कलॉइड का अगर हम विभाजन करेंगे और उसमें कुछ ऐसा द्रव्य तत्व होगा जो विरेचन करना है, तो कहेंगे कि अल्कलॉइड से नहीं, उसमें जो एनालिसिस करने के बाद ये द्रव्य उसमें मिल रहा है उससे विरेचन होगा। अंतिमतः हम कहाँ पे जाएंगे कि ऑक्सीजन ज्वलन को मदद करने वाला है, नाइट्रोजन नहीं करने वाला। ऑक्सीजन का ये स्वभाव क्यों है कि वो ज्वलन को मदद करता है? तुम नहीं बता सकेंगे, वो है, ऐसी ही स्थिति है। ऑक्सीजन ऐसा है इसलिए उसको ऑक्सीजन कहते हैं, नाइट्रोजन ऐसा है इसलिए उसको नाइट्रोजन कहते हैं। तो ये अनक्वेश्चनेबल है, ये मूल स्वभाव उस द्रव्य का इस प्रकार का रहेगा। और ज्यादा से ज्यादा हम पंचमहाभूत के आधार पर कुछ डिसाइड करने की कोशिश करते हैं, पार्थिव द्रव्य है तो इस प्रकार का इसका स्वभाव है, आपके द्रव्य है तो इस प्रकार का स्वभाव है। और उसके भी पीछे चले जाएंगे, हाँ, तो ये सत्वर रजस तमस के कारण है और इसलिए इसका ये स्वभाव होगा। लेकिन अंतिमतः कहीं तो हमें ये मानना पड़ेगा कि ये मूल स्वभाव है, वो क्वेश्चनेबल नहीं। अब वो हरितकी के स्तर पे माने या अल्कलॉइड के स्तर पे माने, ये अलग चीज है। लेकिन कहीं तो ये स्पष्ट है कि ये पलायनवाद नहीं है, ये वस्तुस्थिति है। तो हमें ये बात सच्ची तरह से तरीके से याद रखनी है। स्वभाव संसिद्ध अगर कोई किसी का लक्षण है जो क्वेश्चनेबल नहीं है और उसके आधार पर हम कुछ शास्त्र की रचना इस प्रकार की करते हैं तो वो भी शाश्वत इस प्रकार का करेगा। अभी एलोपैथी में हुआ कैसे है कि एस्पिरिन की खोज हुई और फिर एस्पिरिन एक एंटीपायरेटिक है, बुखार कम कर देता है, जगह का टेम्परेचर डाउन कर देता है, ये उसका उपयोग मालूम हुआ। तो ज्वर में उसका प्रयोग शुरू हुआ। फिर बाद में पता चला कि ये एनालिसिस भी अच्छा है, दर्द कम हो जाता है। तो संधिवात वगैरह विकारों में ये शुरू में प्रचलन में आया। फिर बाद में पता चला कि ये एंटीकोएगुलेंट भी है, तो हृदरोग में अभी उसका भी प्रचलन चल रहा है। तो जैसे जैसे किसी चीज के बारे में पता चलता गया वो प्रचलन में आ गई। हम्म, अब कोई ये नहीं सोच रहा है कि एस्पिरिन का जो केमिकल कंपोजिशन है उसका एनालिसिस करके उसमें से ये सब हाइड्रोकार्बन्स है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जरिए बनाया जाता है। और फिर कार्बन पे कितने परमाणु, हाइड्रोजन पे कितने परमाणु, बाकी कितने परमाणु वगैरह वगैरह, इसके आधार पर फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है तो द्रव्य अलग हो जाता है, बदल जाता है इस प्रकार से। और उसका ये स्वभाव, अभी तो इसको स्वभाव ही मानेंगे जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि इसका एनालिसिस करके कुछ और निकल आ रहा है और वो सिर्फ स्वेदन कर रहा है, ये वो सिर्फ पेन किलर या एनाल्जेसिक एक्शन कर रहा है। अभी तो ये एस्पिरिन को ही मानकर चल रहे हैं इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि जिसके लक्षण स्वभाव संसिद्ध है, ये तो मूल द्रव्य नहीं है। कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य इनमें काफी अंतर, इस प्रकार का हो सकता है। और आधुनिक विज्ञान में हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग और H2O अलग
H2O का तो कुछ संबंध नहीं है, हाइड्रोजन से भी नहीं है, ऑक्सीजन से भी नहीं है। अगर मानते हैं कि हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु इकट्ठा कर पानी बनता है, तो ये आरंभवाद है। यहाँ सत्यार्यवाद कहाँ रहा? ना कि उसमें हाइड्रोजन के गुणधर्म है, ना कि ऑक्सीजन के गुणधर्म है, बल्कि स्वरूप भी बदल गया है उसका इस प्रकार से। तो हमें चाहिए कि जो मूल द्रव्य है, हाँ, इन्होंने अभी एक जिक्र किया है कि नित्य अनित्य द्रव्य और गुण, ये दोनों नित्य और अनित्य दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जो नित्य है परमाणु स्वरूप इस प्रकार के हैं, उनके गुण कर्म निश्चित इस प्रकार के हैं। अब द्वणुक तृणुक वगैरह के आधार पर पंचीकरण होकर जो भी कार्य द्रव्य बनेंगे अनित्य रहेंगे इस प्रकार से। हम उनके आधार पर कुछ विचार करने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल हो जाए। क्योंकि उनके गुणधर्म कैसे निश्चित करें, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। मात्रा योग क्रिया देश कालावस्था विभेदता तत्व ये तो दुष्टास्तित्व भावा तथा तथा उसमें परिवर्तन आता रहता है। अल्पस्यापि महार्थत्वं प्रभुत्वस्य अल्पकल्पतां कुर्यात् संयोग विश्लेष काल संस्कार युक्ति। ये भी औषधि निर्माण के बारे में इस प्रकार का बताया गया है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि नित्य द्रव्य जो है उनके गुण कर्म निश्चित इस प्रकार के हैं और उनके आधार पर कोई बात बनती है। तो इस स्वभाव संसिद्ध लक्षण इस प्रकार का हो जाता है और वो फिर शाश्वत इस प्रकार का होता है। मैं जब पढ़ रहा था तो 92 एलिमेंट्स थे, फिर वो बढ़ के 108 हुए, फिर उसके बाद 127 हुए। अभी जो है लेटेस्ट मैंने जो आंकड़ा सुना था वो 127 इस प्रकार के हैं। लेकिन इनके आधार पर अगर कोई शास्त्र बनता है तो स्वभाव संसिद्ध लक्षण इस प्रकार का हो जाता है और फिर उसमें शाश्वतत्व होता है। कोलटकर सर कहा करते थे कि हर साइंस की एक फिलोसॉफी होती है, तत्वज्ञान। सभी शास्त्रों में जो उच्च डिग्री कही जाती है वो पीएचडी कही जाती है, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी ऑफ जो भी साइंस हो उसके बारे में बहस होती है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, हाँ, TIFR, एक जानी मानी संस्था है बम्बई में। और बेसिक रिसर्च वास्तव में इसी में होना है कि किसी भी साइंस की जो मूल तत्व है वो प्रायः बदलने वाले नहीं रहते। हाँ, और उन्हीं के आधार पर बहस होती रहती है, उन्हीं के आधार पर आगे डेवलपमेंट होती रहती है। लेकिन हमें ये बात पक्की ध्यान में रखनी है कि हाँ, स्वभाव संसिद्ध लक्षण इस प्रकार के होंगे, उनके लक्षण स्वभावतः सिद्ध इस प्रकार के हैं, तो मुसीबत नहीं, आपत्ति नहीं है। हाँ, तो शाश्वतत्व अच्छा है। अगर आप बदलने वाले भावों पर लक्षण बनाएंगे और उनके बारे में जिक्र करेंगे तो मुसीबत शुरू हो जाती है और फिर शाश्वत कहलाना मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। से अपान द्रवत्व वन्य औष्ण्यम, ये न बदलने वाले स्वभाव संसिद्ध इस प्रकार के लक्षण हैं और उसके आधार पर अगर आप नींव रखते हैं शास्त्र कि कटु अम्ल लवण ये रस अग्निभाभूत इसमें है और अग्नि उष्ण इस प्रकार का है, तो ये तीनों रस उष्ण वीर्य इस प्रकार के हैं और फिर शरीर में उष्ण वीर्य वाला उष्ण गुण वाला पित्त है तो इससे पित्त बढ़ता है। ये जो स्वभाव संसिद्ध लक्षण है वन्य औष्ण्यम, जो इसमें रस में घुस गया और रस के द्वारा पित्त तक पहुंच गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला, ये तो ऐसा ही रहने वाला।
तो उसी प्रकार मधुर अम्ल लवण, ये इन रसों में मधुर, पृथ्वी और जल ये दो महाभूत है, और जिससे कफ बढ़ता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। तो स्वभाव संसिद्ध लक्षण होने के जरिए शाश्वतत्व है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। और भाव स्वभाव नित्यत्व गुरु भी अभ्यस्यमाना ही गुरुणाम अपचय भवति अपचय लघूनाम एवं एव इतरेषाम्। तो गुरु लघु शीत उष्ण स्निग्ध वृक्षादीनां द्रव्याणाम सामान्य विशेषाभ्याम वृद्धि ह्रास। गुरु लघु शीत उष्ण स्निग्ध वृक्ष वगैरह जो द्रव्य है, तो उनके समान द्रव्य, उनके समान गुण, इस प्रकार की अगर स्थिति हो, तो उनके वृद्धि और ह्रास इस प्रकार के होते रहते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हाँ, गुरु लघु शीत उष्ण स्निग्ध वृक्ष ये सभी गुण है और द्रव्य है। कर्म के बारे में यहाँ निर्देश नहीं है। जो एक बड़ी भूल चक्रपाणि दत्त ने की है, वो शायद परंपरा से आती होगी, कि सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारण ह्रास हेतु विशेषश्च प्रवृत्ति उभयस्य तु, इसके बारे में विवरण करते समय कर्म सामान्य भी लिख दिया वहां पे। और कर्मापि यद यस्य धातोः वृत्तिकरण तत्तत् आसेव्यम, इस प्रकार की जो पंक्ति है उसको सामने रख दिया। लेकिन बेसिक डिफरेंस ऐसा है कि सृष्टि विशिष्ट और पुरुष विशिष्ट द्रव्य और गुण भिन्न भिन्न हो सकते हैं या समान इस प्रकार के हो सकते हैं, और फिर उनके जरिए शरीर में वृद्धि होना ह्रास होना ये तो ठीक है। लेकिन ये दो द्रव्य अलग अलग है, सृष्टि विशिष्ट द्रव्य अलग है, पुरुष विशिष्ट द्रव्य अलग है। कर्म के बारे में पुरुष विशिष्ट ही कर्म है। धावन वगैरह से वात की वृद्धि होती है और कफ का क्षय होता है, इसमें दो द्रव्य नहीं है, द्रव्य हम ही है इस प्रकार। तो सामान्य विशेष सिद्धांत के विवरण के बारे में सिर्फ द्रव्य और गुण का परिणाम देखना चाहिए, कर्म का वहां पे संबंध नहीं है। कर्म सामान्य, कर्म विशेष, ये सभी बातें योग्य नहीं है। ऐसा है कि हमारे ही कर्म से, आस्या सुख स्वप्न सुख वगैरह से कफ बढ़ा है, तो हमारे ही धावन वगैरह के कर्म से उस कफ का क्षय होगा, या हमारे ही धावन वगैरह या ज्यादा भागदौड़ होने के कारण वात की वृद्धि हुई है, तो हम ही हम ही के शरीर के द्वारा विश्रांति लेने पर उसका शमन हो। या सृष्टि का कोई संबंध नहीं है, सामान्य उसमें है ऐसा कुछ संबंध नहीं है। तो उसमें वृद्धि होती है नहीं होती है, ये अलग बात है, या क्षय होता है नहीं होता है, ये अलग बात है, होता है। लेकिन ये दो अलग अलग चीजें नहीं है। हमारा ही शरीर इसमें काम इस प्रकार का कर रहा है। उसमें मांसम आपके आए थे, मांसे न रक्तम रक्ते न वगैरह वगैरह, ये जो बात बताई गई है, वहां दो द्रव्य अलग अलग है, एक सृष्टि विशिष्ट है, एक पुरुष विशिष्ट है, इस प्रकार के। तो ये बड़ी भूल बहुत सारे वर्षों से चली आ रही है, और चक्रपाणि दत्त ने इसका विवरण करते समय ये सब बातें लिखी है कि कर्म सामान्य की बात करते, कर्म विशेष की बात इस प्रकार की कर दी। तो वास्तव में सामान्य विशेष का संबंध द्रव्य गुण से है। कर्म हेतु हो सकता है, कर्म चिकित्सा हो सकती है। इस प्रकार के कर्म से ये दोष निर्माण हुआ, ये दोष, इस दोष का शमन हो गया, और उसके विपरीत कर्म से फिर उस दोष का शमन हो जाएगा, उसका दोष की वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार की बात वहां पे सामने रखनी है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि सामान्य विशेष से वृद्धिरास इस प्रकार के होते हैं। गुरु भी अभ्यस्य माने ही गुरुणाम मोचो भगवते अपक्षय लघु। गुरु पदार्थों का सेवन करते रहेंगे तो गुरु का उपचय शरीर में हो जाएगा, और लघु जो द्रव्य है उनका अपचय इस प्रकार का हो जाएगा।
एवं एवं इतरेषां, और उसी प्रकार से बाकी के बारे में होता है। लघु का अपन आप सेवन करते रहेंगे तो लघु द्रव्य की वृद्धि होती रहेगी शरीर में, और गुरु द्रव्य का ह्रास इस प्रकार का होता जाएगा। ये जो भाव स्वभाव है, एष भाव स्वभाव नित्या, ये भाव स्वभाव नित्य है। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, ऐसी ये स्थिति है कि अगर आप संतर्पण ही ज्यादा करते रहेंगे तो शरीर में संतर्पण ही होता रहेगा, और पुरुषता वगैरह जो है वो निकल जाएगा, आगे स्थौल्य भी आ जाएगा। उसके विपरीत आप अपतर्पण करते रहेंगे तो अपतर्पण होता जाएगा, ह्रास होता रहेगा। प्राकृतिक के बाद में अगर ये चलाते हैं तो और ज्यादा ह्रास, कार्य वगैरह इस प्रकार का निर्माण होता है। तो किसका अभ्यास होगा, उसके आधार पर उसके जो भी नतीजे निकलने वाले हैं, ये भाव स्वभाव नित्य। तैलम वातम जयते सततम अभ्यस्यमानम, इसमें सततम अभ्यस्यमानम ये चीज महत्वपूर्ण है कि सातत्य से उसका अगर प्रयोग किया जाता है, सातत्य से उसका सेवन किया जाता है, तो तेल वात को जीतने वाला इस प्रकार का है। और ये भाव स्वभाव है, ये नित्य इस प्रकार का है। तो अगर हमें वात को जीतना है तो इस प्रकार का सातत्य से सेवन करना जरूरी होगा। केरल ट्रेडिशन की खासियत क्या है, तो उन्होंने वायु को पकड़ के रखा कि वायु नेता है कफ और पित्त का भी, और फिर वायु पर काबू पा लिया तो तीनों दोषों पर काबू पा सकते हैं। और उसके कई तरीके हैं, बस्ती है, धारा है, अभ्यंग है, विजिचिल है, बहुत सारे तरीके हैं कि जिसके जरिए हम वायु के ऊपर नियंत्रण पा सकते हैं। और ये सततम अभ्यस्यमानम से बात प्राप्त होती है, बार बार वो दोहराते रहेंगे, वो क्रियाएं दोहराते रहेंगे तो बात के ऊपर काबू पाएंगे इस प्रकार से। तो ये भाव स्वभाव नित्य है। कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि गुरु भी अभ्यस्यमाने ही गुरुणाम उपचय होते अपचय लघु नाम, ये जो भावों का स्वभाव है जिसका आप सातत्य से सेवन करते रहेंगे, वो अपने गुणों वाले द्रव्य की वहां पे शरीर में वृद्धि करेगा, या साक्षात द्रव्य सामान्य है तो उस द्रव्य की वृद्धि करेगा। तो रक्तमाप्यायते रक्तेन मांसम मांसेन, ये जो बात कही गई है ये द्रव्य सामान्य के उदाहरण इस प्रकार के। और तैल सर्पिर मधुनी, ये द्रव्य विशेष के उदाहरण। ये वातस रूक्ष लघु शीत इस प्रकार का, तेल जो है वो उष्ण स्निग्ध गुरु इस प्रकार का है, तो वो विशेष है, विपरीत विशेष इस प्रकार का है। और फिर भी रसोन भी इसी प्रकार का है, लेकिन रसोन को ऐसा नहीं कहा गया कि ये परम औषध है, तेल को ही परम औषध कहा गया। तो ये विशेष है कि तेल में ये खासियत है कि वो सततम अभ्य से मानव बातम जो है। तो इस प्रकार का जो स्वभाव संसिद्ध लक्षण उसका जो है, उसमें लॉजिक भी है कि गुरु स्निग्ध उष्ण इस प्रकार का तेल है, और इसलिए वो उस प्रकार के विरुद्ध गुण वाले भाव को जीतता है। लेकिन बेसिकली ये स्वभाव संसिद्ध लक्षण या फिर भाव स्वभाव नित्यत्व के आधार पर निर्भर है, और इसलिए शाश्वत इसमें है। आज के जमाने में ऐसा हुआ है कि जो बदलने वाला है वही अच्छा है, क्योंकि वो जिंदा है। इसमें कुछ अगर परिवर्तन नहीं आ रहा तो समझ लेना है कि वो मृत जैसा ही हो गया, वो सानी से ही नहीं है। हाँ, इस प्रकार से। और यहाँ बिल्कुल उल्टी परिस्थिति है कि इतना पुराना साइंस है, फिर भी वो कहते हैं कि वो शाश्वत है, ऐसा ही रहेगा, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं आएगा। क्योंकि जिन मूलभूत सिद्धांतों पर, जिन मूलभूत बातों पर यह निर्भर है,
वे स्वभाव से सिद्ध है या भाव स्वभाव नित्य वाले इस प्रकार के है, तो इसमें कोई परिवर्तन आने की आशंका नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर शाश्वत तत्व हो जाएगा। अभी हम सोचते हैं कि जो परिवर्तनशील है, जिसमें बदलाव आता रहता है, वो अच्छा है, और ऐसा मान लेते हैं कि पहले जमाने में ये हुआ था, अब ये आ गया है, तरक्की हो गई, प्रगति हो गई, तो ये उससे बढ़िया है इस प्रकार से। लेकिन हम भूल जाते हैं कि उसकी दूसरी बाजू जो है, दूसरा जो विचार करने का तरीका है, उसको हमने ध्यान में नहीं लेके दिया। उससे नुकसान क्या हुआ है, क्या हो रहा है, इसके बारे में हमने सोचा नहीं। जब ये बातें सामने आती है तो पता चलता है कि नहीं नहीं, हमने इसको स्वीकार किया, फिर ये अच्छा नहीं है, ये उसमें दोष है, और वो आगे चलकर हमारे लिए बहुत तकलीफ वाले इस प्रकार के बन जाएंगे। ये पर्यावरण की हानि करने वाले इतने सारे इतनी सारी बातें हमने इकट्ठा की है, इसका प्रचलन रेगुलर रूप में चल रहा है, और हमें उसके बारे में कुछ भी पता ही नहीं है। अब सोचने लगे हैं कि अरे बाप रे, इससे पर्यावरण की इतनी हानि हो रही है, और वो अंतिमतः हमारे ही नाश के लिए कारण इस प्रकार के हो जाएगी। तो इसमें सारी सुविधाएं हैं, इसलिए हमने इसका प्रचलन आरंभ किया, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ये भी उसमें उसके साथ से जुड़ा है, और ये काफी हमारे लिए दिक्कत वाली इस प्रकार की बात। तो इस प्रकार के बदलने वाले जो भाव है वो अच्छे रहते हैं, इसके बारे में जो भी संदेह निर्माण होते हैं, उसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। एक बीच में लहर आई थी इंटीग्रेशन। आयुर्वेद का इतिहास फिर से एक बार लिखने की जरूरत, कुछ इस बारे में थोड़ा जिक्र हुआ है शुद्ध मिश्रवाद इस प्रकार का। अभी वो इतना नहीं रहा है शुद्ध मिश्रवाद, और कुछ हद तक आधुनिक विज्ञान का प्रयोग करना है, इससे वैद्य भी सहमत हो गए हैं, और फिर भी आयुर्वेद ही करना है, ये बात भी स्पष्ट इस प्रकार की है। ये पुराणम इत्येव न साधु सर्वम न चा काव्यम न चापि काव्यम नवमित्यवद्यम संतत परीक्षांत तरत भजन्ते मूढ़ पर प्रत्यय नियम। तो इस श्लोक को किसी ने बोधवाक्य बनाया है, इंटीग्रेशन वालों ने, कि पुराण मित्येव न साधु सर्वम, पुराण है इसलिए सभी साधु है, ऐसा नहीं है। तथापि काव्यम नवोमित्यावद्यम, और नवोई है इसलिए अवध्य है, प्रश्न निंदनीय नहीं है इस प्रकार से। संत परीक्षा में तरत भजनते, सज्जन जो व्यक्ति है या परीक्षा करने वाले जो है, वो परीक्षा अन्य तरफ भजनते, वो परीक्षा करके किसको लेना है किसको नहीं लेना है इसके बारे में सोचते हैं। मूढ़ पर प्रत्यय नहीं है। मूर्ख लोग जो है वो दूसरों के विचारों पर चलते हैं। मूल रूप से विचार करने वाले व्यक्ति बहुत ही कम होते हैं, ज्यादातर लोग फॉलोअर्स इस प्रकार के होते हैं, और एक नया टेक्निक आ गया, चलो उसके पीछे दौड़ेंगे, इस प्रकार की स्थिति ज्यादा होती है। और बाद में पता चलता है कि अरे बाप रे, इसने तो काफी नुकसान कर दिया, हमने सोचा था कि ये बहुत अच्छा है टेक्निक, लेकिन काफी नुकसान हो गया। जब ये हरित क्रांति की शुरुआत हुई इसमें डॉक्टर स्वामीनाथन के जरिए, या धवल क्रांति हुई दूध के बारे में, जर्सी गाय का प्रचलन हो गया, और फिर बाद में पता चला कि ये नहीं नहीं, ये जर्सी गाय तो विष है, डेविल है, राक्षस है। और डेविल इन द मिल्क की किताब पब्लिश हुई। सोनाली शिंदे के पिता विलासराव साळुंखे ने भी उस समय, उस जमाने में ये जर्सी गाय लाके रखी थी उनके खेत में। बाद में जब पता चला तो वो तो निकाल दिया, और देसी गाय फिर से एस्टेब्लिश की वहां। तो इस प्रकार से बह जाना ये काफी कॉमन है।
पूरी तरीके से सोच समझ कर करना ये आवश्यक है। अभी जो मैं रिकॉर्डिंग्स कर रहा हूँ, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स कर रहा हूँ बौद्धिक आरोग्य के बारे में और सजगता, अभी का आज का मुद्दा था सजगता, कि सावध रहना इस प्रकार से। तो इंटरनेट के जरिए अभी माया जाल है इंफॉर्मेशन, हम उसको नॉलेज समझ रहे हैं। ये वास्तव में ज्ञान नहीं है, ये तो सिर्फ माहिती या इंफॉर्मेशन है। उसमें से हमारे फायदे वाली क्या है, नुकसान करने वाली क्या है, ये सब देखकर किसको चुनना है किसको नहीं चुनना है, साधक बाधक विचार जो कहते हैं वो उसमें आवश्यक इस प्रकार। और जो इस प्रकार के स्वभाव संसिद्ध लक्षण होंगे, भाव स्वभाव नित्यत्व के आधार पर होंगे, वही चालू रखने हैं। जो इस प्रकार से परिवर्तनशील है, आज अच्छा लगा, 2 वर्ष के बाद पता चला कि अरे बाप रे, नहीं नहीं, इससे तो काफी हानि हो रही है, तो इसको छोड़ देना चाहिए। और इसके बहुत ही दूरगामी परिणाम होंगे, तो इसके लिए दूरदृष्टि भी होनी जरूरी है। खेती में जो परिवर्तन आया वो बहुत ही दूरगामी परिणाम करने वाला निकला, क्योंकि आहार संभव वस्तु रोगाशार संभव है, साक्षात हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है। उन्होंने एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछा था कि किन किन लोगों का खेती से संबंध है, वो हाथ ऊपर उठाए। तो कुछ लोगों ने हाथ ऊपर किए, तो उन्होंने पूछा कि क्यों है तुम्हारा खेती का संबंध है, तो बोले हमारी खेती है घर पे इसलिए हमारा खेती का संबंध। तो उन्होंने बाकी लोगों को पूछा तुम क्या खाना बिना कुछ खाते नहीं हो क्या तो सभी ने कहा नहीं, खाना तो खाते हैं, तो तुम्हारा खेती से संबंध नहीं है ऐसा तुमने क्यों मान लिया, सिर्फ इन लोगों का खेती से संबंध है और हमारा खेती से कुछ संबंध नहीं है। ये बात कहाँ से आई? तो ये जरूर सोच करने की बात है, सोचने की बात है कि हम सभी का खेती से संबंध है। ऐसा नहीं है जिनकी खेती है, जो किसान है, उनका सब खेती से संबंध है, हमारा भी संबंध है। और किसान क्या उगाएगा, जो उसको लगता है कि उससे मुनाफा मिलने वाला है, उसका उसकी गृहस्थी चलने वाली है, उसको वो कोशिश करेगा। और उसी में परिवर्तन आ गया कि आधुनिक तंत्रज्ञान आ गया, ये संकरित बीज आ गए, संकरित गाय आ गई, और इससे तरक्की हो रही है, इस प्रकार से मुनाफा बढ़ रहा है। ये जो शुरू में प्रचलन हुआ उसमें सभी लोग बह गए इस प्रकार से। तो ये शाश्वत नहीं है, ये बदलने वाली चीज है। अभी फिर से इसके बारे में काफी चर्चाएं शुरू हुई, पर्यावरण की एक मूवमेंट शुरू हो गई, और इसके बारे में लोग सोचने लगे कि ये कर रहे हैं हम गलत कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, इस प्रकार से। तो इस प्रकार के परिवर्तन सभी शास्त्रों में आते रहेंगे, अगर वो स्वभाव संसिद्ध लक्षण या भाव स्वभाव नित्यत्व पर निर्भर नहीं है। जो चीजें इन चीजों पर निर्भर होंगी, इन मूल तत्वज्ञान के ऊपर निर्भर होगी, वही शाश्वत है। और ये आयुर्वेद में किया है, इसलिए आयुर्वेद शाश्वत है। तो लोग कहेंगे कि एक चरक संहिता के अभी गोपाल वशिष्ठ ने जो बात छोड़ी, वो तो एलोपैथी के डॉक्टर है, सर्जन है, अमेरिका में है। और उनको जो WHO की स्वास्थ्य के बारे में जो परिभाषा की थी, या फिर उसका जो लक्षण बताया था, वो पसंद नहीं आया। तो फिर कहा दूसरे में ये लक्षण है क्या, मैंने तो आयुर्वेद का जो समोदो शासन में किया, ये उनको भाग गया लक्षण। और फिर उन्होंने पूछा कि आयुर्वेद की सबसे अहम संहिता कौन सी है, तो लोगों ने जवाब दिया चरक संहिता। तो बोले कौन सी एडिशन चल रही है? तो ये बहुत पुराने वाली बात है, तो उन्हें एडिशन का क्या संबंध है, जो छपी हुई है उसका सिर्फ
पुनर्मुद्रण इस प्रकार का चलता आ रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, एडिशन में चेंज कुछ भी नहीं। तो हमको बड़ा आश्चर्य लगा कि का समय अनुसार बदलते हैं, और अगर आप समय के अनुसार बदल नहीं हैं, कंटेम्पररी कुछ बोध नहीं ले रहे, तो फिर ये अभी के काल में उसकी उपयुक्तता नहीं रहेगी। तो उसके ऊपर उसको बदलने की कोई बात नहीं, लेकिन उसके ऊपर अनुभवों के आधार पर, विचार विमर्श के आधार पर कुछ टिप्पणी देना और आज के काल के सुसंगत उसको बनाना, ये एक आवश्यक कार्य है, ऐसा उन्होंने मान लिया। और फिर बहुत सारे वैद्यों को इकट्ठा करके ये कार्य अभी चल रहा है, फिर एडिशन निकाल रहे हैं इंटरनेट के ऊपर सिर्फ सॉफ्टवेयर। तो कहने का तात्पर्य आता है कि कॉन्टेम्पररी ऐसी कुछ स्थिति होती है, लेकिन उसमें जो मूल चरक संहिता है उसमें कुछ अंतर नहीं हुआ, वो तो वैसी की वैसी रही। अभी के स्थिति में उसके बारे में कैसे सोच सकते हैं, उसके सूत्रों को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इतने इसके बारे में चर्चा हो सकती है, बहस हो सकती है। चरक संहिता में परिवर्तन लाना ये तो मुश्किल की बात इस प्रकार की है। और फिर इसके जरिए काफी गलतफहमियां भी निर्माण इस प्रकार की हो सकती है। मैंने पहले भी ये बात बताई थी कि व्यास जी का व्याख्यान हुआ था अष्टम नैऋत्य महाविद्यालय में, और मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि एकम शास्त्र मध्याह्न विद्या छात्र निश्चय तस्मा दोषिता शास्त्र बीजानीय चिकित्सका, इस सूत्र के आधार पर आधुनिक वैद्य हमें सीखना चाहिए, उसके बगैर हम आयुर्वेद सीख सकेंगे नहीं, ऐसा कुछ वैद्यों का कहना है। तो आपकी उसके बारे में क्या राय है? हाँ, उनका जो जवाब आया वो काफी अजीब था। जिस तरीके से ये सवाल पूछा गया है उससे ये मालूम होता है कि प्रश्नकर्ता को उसका उत्तर मालूम है। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे मालूम है, लेकिन मैं आपका भी जवाब सुनना चाहता हूँ। तो बोले एक सीधी सादी बात है, ये एक सूत्र सुश्रुताचार्य ने लिखा है, उस समय तो एलोपैथी थी ही नहीं। तो सुश्रुताचार्य के मत के अनुसार एलोपैथी सीखनी चाहिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लॉजिकली नहीं है। तो इसमें दो दोष संभावित होते हैं। जो सुश्रुताचार्य जो हमें सीखने के लिए कह रहे हैं वो हम सीख नहीं रहे, और जो उनकी राय हो ही नहीं सकती वो उनकी राय कह के हम उसके आधार पर बताने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों चीजें गलत इस प्रकार। तो उनके मन में क्या होगा, क्या सीखना है दूसरा। तो एक पॉसिबिलिटी है कि बहुनी शास्त्रांग विद्वान प्रचलन की लोग, तो काय चिकित्सा के है, शल्य तंत्र के है, शालक के है, बाल रोग है, या उसी में भी भेल वगैरह ये सारे हैं। तो उनके ग्रंथों का अध्ययन करना एक उनके हिसाब से आवश्यक होगा, या फिर न्याय सांख्य वैशेषिक ज्योतिष वगैरह अन्य जो मला मोबाईल होता पडेल तो काढून ठेवायचा, न्याय सांख्य वैशेषिक वगैरह वगैरह इस प्रकार के जो अलाइड साइंसेस है जिसका हमें उपयोग करना है, उनके बारे में पढ़ना है। ये सुश्रुताचार्य का कहना है एकम शास्त्रवादी इस सूत्र के बारे में। तो उस सूत्र को हम समझ नहीं रहे, उनका जो भावार्थ है वो समझ नहीं रहे, और उसके आधार पर एलोपैथी पढ़नी है, उसके बगैर आयुर्वेद समझेंगे नहीं, इस प्रकार की बात कर रहे हैं। ये एक बड़ी मूर्खता इस प्रकार की है। और दूसरी चीज इसमें ऐसी है कि उस जमाने में उन्होंने ये लिख दिया था, अभी के जमाने में कैसे करना है, क्या करना है, इसके बारे में सोचना है। तो हमारे एक सर थे
उन्होंने उसके बारे में बहस की। वो बोले कि ठीक है, आप जो कह रहे हैं बताया बता रहे हैं कि उस समय एलोपैथी थी नहीं, तो सुश्रुताचार्य के मत के अनुसार ये नहीं देगा। लेकिन कॉन्टेम्पररी, जैसे गोपाल वशिष्ठ ने बात, अभी के हालात में इतने सारे शास्त्र, केवल आयुर्वेद ही नहीं, आयुर्वेद बाकी भी शास्त्र मौजूद है, एलोपैथी मौजूद है, तो उसका अध्ययन करना चाहिए। ऐसा मानने में क्या देर है, करना चाहिए इस प्रकार से। मैंने कहा ठीक है, बराबर है। अगर अभी के कॉन्टेक्स्ट में आप इसके बारे में करना चाहते हैं तो करो, लेकिन इसमें भी दो मुद्दे हैं। तो बोले वो क्या है? तो मैंने कहा सिर्फ एलोपैथी ही क्यों, होम्योपैथी है, चाइनीज है, निसर्ग उपचार है, और भी कोई रेखी है वगैरह वगैरह, प्राणिक हीलिंग है। तो सभी के बारे में हमें जिक्र करना है, एक शास्त्र केवल नहीं पढ़ना है। वैसे तो आयुर्वेद पढ़ना ही है, आयुर्वेद के सभी ग्रंथ पढ़नी ही है, उसमें संदेह नहीं है। और उसके बावजूद ये बाकी भी सभी शास्त्र सीखने हैं इस प्रकार से। और दूसरी चीज ऐसे, ये सिर्फ हमारे लिए निर्बंधक है। एलोपैथी का डॉक्टर है, वो भी आयुर्वेद सीखे, होम्योपैथी सीखे, चाइनीज सीखे, सभी सीखे ना, सभी डॉक्टर सभी सीखे। तो बोले वो गुस्सा हो गए, तो वो कर नहीं रहे हैं, ये उनकी भूल है, तो हम भी भूल ही करते रहेंगे। मैंने कहा कि वो, उनको तो नहीं लगता है कि वो भूल कर रहे हैं, वो सिर्फ एलोपैथी पढ़ रहे हैं, तो ये उनकी भूल है ऐसा उनको नहीं लगता है। उनमें कुछ ही डॉक्टर्स ऐसे हैं जो समझते हैं कि ये भूल है, केवल एलोपैथी करते हैं। वो आयुर्वेद में आ गए, उन्होंने आयुर्वेद का अध्ययन शुरू कर दिया, या होम्योपैथी में लग गए इस प्रकार से। लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो देखना ही नहीं चाहते हैं कि उनके शास्त्र के बाहर कुछ है क्या इस प्रकार से। तो वो नहीं मानते हैं कि हम कुछ भूल कर रहे हैं। हमें ही ऐसा लगता है, गिल्टी फीलिंग होता है कि अरे हम ये नहीं पढ़ रहे तो कैसा होगा। और उसमें भी दो चीजें ऐसी है कि एक बार हम आयुर्वेद में पक्के हो जाएंगे, आयुर्वेद को अच्छी तरीके से समझ लेंगे कि, और फिर हमने एलोपैथी का कुछ अध्ययन किया, तो हमारे दृष्टिकोण में बदलाव नहीं आने वाला। हम पक्के रहेंगे आयुर्वेद के लिए, उनमें जो जो त्रुटियां हैं वो ढूंढ लेंगे, कमियां जो है उनको ढूंढ लेंगे, और उसके बारे में जिक्र करेंगे समाज से कि देखो ये ऐसा ऐसा है। एंटीबायोटिक्स के इतने सारे दुष्परिणाम होते हैं, केमोथेरेपी के इतने सारे दुष्परिणाम होते हैं, उनसे अगर बचना है तो ये करना जरूरी है वगैरह। और कैसे आयुर्वेद शुद्ध चिकित्सा के बारे में जिक्र करता है, और कैसे एलोपैथी में अशुद्ध चिकित्सा ही की जाती है सभी लोगों की। उनकी एक भी ड्रग ऐसी नहीं है कि जिससे साइड इफेक्ट्स नहीं है, और ना ही साइड इफेक्ट्स कम करने का कोई रास्ता उन्होंने ढूंढ लिया है। ज्यादा से ज्यादा उसके साथ में एंटासिड दे देंगे, बस इतना ही। साइड इफेक्ट्स को दूर करने का इतना ही तरीका है। तो ये कैसी अजीब बात है। हमारे यहाँ शुद्ध चिकित्सा के बारे में इतना जिक्र किया गया है कि आप सिलेक्शन करते समय ऐसा सिलेक्शन करो कि कोई प्रयोग शमे व्याधि अन्य मन्य मुजुरे नासो विशुद्ध शुद्ध से शमे येन कोपय। सिर्फ शमन ही होगा, किसी दूसरे रोग को निर्माण करना ये बात नहीं होगी सरकार से। तो अगर हमें इस तरीके से सोचने की आदत पड़ जाती है, अरे इससे पित्त बढ़ेगा तो ठीक है, बेटर ऑप्शन है कि मैं वासा का प्रयोग करूं, कंठकारी का मैं प्रयोग करूं, नहीं करूंगा वगैरह इस प्रकार से। वात पित्त को ट्रीट कर रहे हैं तो वासा करेंगे, या फिर कृषि में करेंगे। वात कफ को ट्रीट करेंगे कर रहे हैं तो शायद शुंठी, कंठकारी वगैरह इस प्रकार का कुछ भी हो। तो हम अपने तरीके से सोच सकते हैं कि शुद्ध चिकित्सा हो, दूसरे किसी दोष को या रोग को बढ़ावा न मिले इस प्रकार से। लेकिन ये तो बात एलोपैथी में है ही नहीं, साइड इफेक्ट्स होने ही वाले हैं, क्योंकि इफेक्ट है तो साइड इफेक्ट है ही, ऐसा उनका कहना है। हमारे यहाँ काल का औषध सेवन काल के बारे में जिक्र है, अनुपान के बारे में जिक्र है, जिसके जरिए हम
साइड इफेक्ट्स को रोक सकते हैं। तो ये जो सभी बातें हैं, ये सभी बातें ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो अभी इंटीग्रेशन का काफी माहौल है। अभी थोड़ा कम हुआ है, बीच में ये बहुत ही ज्यादा था। और शुद्ध आयुर्वेद चिकित्सक भी उभर आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन उसके पीछे अगर मॉडर्न की थॉट प्रोसेस है, आधुनिक वैद्य के बारे में विचार विमर्श है, उसके आधार पर है, तो आगे चलकर हमें पता चलेगा नहीं, ये करने से कुछ फायदा नहीं। हमें आयुर्वेद की दृष्टि से सभी को देखना चाहिए। कल की बात है, मेरी आसाम से आया है कैंसर, एडवांस कैंसर, एडमिट किया पुनर्वसु में। और मैंने बताया था कि जब भूख लगे, जितनी भूख लगे उतना दूध ही लेना है। वो 1 लीटर दूध ले रही, लेकिन एडमिट करने के बाद पता चला कि बहुत ही उदावरता है, बहुत ही हिक्का है, इस प्रकार के कॉन्स्टिपेशन है। तो मैंने संसर्जन क्रम आरंभ कर दिया कि नहीं, ये दूध का जिक्र करने में कोई मतलब नहीं है। वो उसको लगता है कि भूख लगी है, लेकिन वास्तव भूख नहीं है, इस प्रकार से। तो हमारा बेसिक कंसेप्ट अग्नि का है, उसको छोड़कर हम कैसे चलेंगे? फिर जो मल परिवर्तन हो रहा था, बहुत ही दुर्गंधी कृष्ण वर्ण इस प्रकार का था, बहुत कष्ट से हो रहा था। फलवर्ती का प्रयोग किया, फिर विरोह दे दिया। तो आयुर्वेद उसमें अहम है। कैंसर का डायग्नोसिस है, ये 125 काफी हाई है, 700 से ऊपर ऐसा कुछ है। लेकिन फिर भी हमारे हिसाब में अगर अग्नि अच्छा नहीं है, वात का अनुलोमन नहीं हो रहा है, उसके जरिए हिक्का है, उसके जरिए पेट में दर्द है, तो कहाँ कैंसर का क्या विचार करने का है उसमें? ये तो हमारे हिसाब में सामावस्था है, पाचन करने की आवश्यकता है, तो बड़ी बात पाचन करेंगे, संसर्जन क्रम दे देंगे। ये विचार अगर छूट जाए, हम आयुर्वेद के बहकावे में आके इसको कैसे करना है, पेन रिलीफ करने के लिए क्या करना है, ऐसा अगर सोचना आरंभ करें तो बड़ी मुश्किल इस प्रकार से हो जाए। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि इंटीग्रेशन, मैंने एक प्रेजेंटेशन बीच में किया था, वाई इंटीग्रेशन, वो अधूरा ही रहा है। ज्यादा उसके बारे में आगे लिखा नहीं है। और मैंने हेतु पुरुष, मैं इंटीग्रेशन के बाजू में बोलने वाला हूँ या इंटीग्रेशन के खिलाफ बोलने वाला हूँ, ये दोनों चीजें मैंने वैसे ही रखी। वहां इंटीग्रेशन से दोनों अर्थ हो सकता है कि इंटीग्रेशन क्यों करना है, क्यों नहीं करना है, अगर करना है तो कैसे करना है, इन चीजों को साथ में लेके जाना है। और अभी मैं तो होलिस्टिक के ऊपर उतर आया हूँ। इंटीग्रेशन अलग चीज है, होलिस्टिक अप्रोच एक अलग चीज इस प्रकार की है। तो हमें होलिस्टिक होना है, होलिस्टिक होना है। इंटीग्रेशन में दोनों करनी है चिकित्साएं इस प्रकार की, लेकिन होलिस्टिक में सर्वांगीण विचार करना है, उस पेशेंट के हित के लिए क्या अच्छा है, क्या हित है, ये सब सोचकर कोई भी ट्रीटमेंट करनी है नहीं करनी है, इसके बारे में सोचना है। इंटीग्रेशन में दोनों ट्रीटमेंट साथ में देनी है, चाहे नुकसान भी होता हो तो भी दोनों साथ में करना ही है इस प्रकार। परसों ही केस थी, कैंसर ही है, मुझे याद नहीं है, ब्रेस्ट कैंसर है शायद, उम्र ज्यादा नहीं है, 22-23 इस प्रकार की। और बायोप्सी हुई है, दम छोटा है। तो मैंने कहा अगर बायोप्सी न करते हुए तुम आती, सिर्फ समझ आती या ना, तो शायद मैं सुझाव देता कि तुम कुछ मत बताए, मैं कुछ मत करो, सिर्फ हमारा ट्रीटमेंट करो।
लेकिन अब जब बायोप्सी हो गई है तो बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। अभी तो कहीं स्प्रेड नहीं है, सिर्फ ब्रेस्ट में है। तो फिर इस हालत में केवल आयुर्वेद करना ठीक रहेगा नहीं रहेगा, मेरी किताब पढ़ो, मेरी मुलाकातें सुनो, फिर उसके बारे में निर्णय करो। तो बोली कि हम दोनों साथ में कर सकते हैं क्या, एलोपैथी भी करनी है, रीड करनी। मैंने कहा ठीक है, अगर तुम सोचती हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। वैसे तुम्हारी उम्र बहुत कम है और ज्यादातर लोग इसी रास्ते पर चलेंगे कि दोनों करना है इस प्रकार से। लेकिन बात ऐसी है कि करना है नहीं करना है, ये फायदा कितना है नुकसान कितना है, ये देखकर करना चाहिए। सर्वांगीण दृष्टिकोण से हित क्या है अहित क्या है, ये विचार करके करना। एलोपैथी करनी ही है, उसके साथ में थोड़ा चाहे आयुर्वेद करें, इस प्रकार की सोच अभी लोगों में होती रहती है। तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि हित क्या है और अहित क्या है, और इसके लिए सर्वांगीण दृष्टिकोण होने की जरूरत इस प्रकार की है। और ये अगर होगा तो शायद ये बात बने। आधुनिक शास्त्र को नहीं भी अपना या तो भी विद्यार्थियों ने आधुनिक टेक्निक का अभ्यास करना चाहिए। माइक्रोस्कोप, एक्सरे, एमआरआई यूजिंग यूएसजी, इनका ज्ञान होने से आयुर्वेद का अभ्यास और सूक्ष्म रूप से जर सकता है। मैं इसके बारे में कल जिक्र करूंगा, थोड़ा सा मैं इसके बारे में कल जिक्र करूंगा। तो इसमें चीज ऐसी है कि एलोपैथी सीखना एक अलग बात है और इन सभी यंत्रों का, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना अलग बात है। अगर हमें इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है तो उसके जरिए हमें आयुर्वेद के बारे में ज्ञान होना चाहिए, एलोपैथी के बारे में। अब ये बड़ा मुद्दा है, बड़ा अहम मुद्दा है। तो कल शुरू में ही इसके बारे में मुझे याद दिलाना। और इंटीग्रेशन के बजाय होलिस्टिक अप्रोच के बारे में हम ज्यादा जिक्र करेंगे तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है, उसमें मुझे भी संदेह नहीं है। हमने आईटी क्षेत्र का प्रयोग करके ही त्रिस्कंध कोश का निर्माण किया है या फिर प्राकृतिक कोश का निर्माण करें, हम टेक्नोलॉजी यूज करके ही सभी लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी समझने में कोई मतलब न, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक्नोलॉजी का किस चीज के किस ढंग से प्रयोग करना है, उपयोग करना है, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो ये बात कल आगे बढ़ाए। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिन्दम् प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि ओम शांति शांति शांति। बायोप्सी किसी जगह की यदि की जाए तो उस लीजन में उसका इफेक्ट कितना दिन तक रहता है, जैसे बायोप्सी में सीए नहीं निकला तो भी मुश्किल है इसके बारे में बताना। ज्यादातर केसेस बिगड़ते हैं, ऐसा ही है। एलोपैथी के कुछ डॉक्टर्स ये मानते हैं, कुछ नहीं मानते।
और उनके हिसाब में अगर केमोथेरेपी देनी है तो उसका ये बायोप्सी का प्रूफ आवश्यक है। केमोथेरेपी का ड्रग उसके ऊपर निर्भर होता है और इसलिए ये काफी दिक्कत वाली इस प्रकार की बात है। ठीक है, विरम्यते व्याख्यानव्यापारः श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।